खबर सुनी आपने? सर मैं बता रहा हूं आपको, आप ऐसे ही हाथ चलाते रहेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। कल क्या है, मनोज जी ने 2 फिल्में डायरेक्ट की है और कल उन्होंने रोल्स रॉयस ली है और ये पक्की खबर है। जानता हूं और ये भी जानता हूं कि कैसे लिया है। और आने वाले 3-4 महीनों में हमारे पास रोल्स रॉयस ही नहीं बल्कि उसको पार्क करने के लिए एक बंगला भी होगा। 2 महीने में नेक्स्ट वीक में एक फिल्म स्टार्ट कर रहा हूं जिससे 500 से 600 करोड़ का कम से कम प्रॉफिट होगा। पर 1 हफ्ते में शूटिंग स्टार्ट कैसे करेंगे? ना कोई स्टोरी है, ना कुछ लिखा है, ना कोई तैयारी है। बेटा ये इंडिया है, यहां पब्लिक स्टोरी और टैलेंट पे नहीं अपने फेवरेट स्टार पे पैसा खर्च करती है। और इस बार उनका फेवरेट स्टार मैं दूंगा, ज़ैन मलिक। और ज़ैन मलिक का बजट बनाएंगे कुमार साहब। हेलो कुमार साहब, कैसे हैं सर आप? बहुत मेहरबानी हुई सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया सर। ज़्यादा नहीं दिया, इसलिए बोर मत करना। बिल्कुल सर, मैं एक मूवी बनाना चाहता हूं ज़ैन मलिक को लेके। ज़ैन मलिक, और वो क्यों करेंगे तुम्हारे साथ काम? देखिए सर, इसमें आपका पूरा फायदा है। मूवी में अगर ज़ैन मलिक जी हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि मूवी कम से कम 500 से 600 करोड़ तो कमाएगी। प्लस मेरी स्टोरी है तो मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड जीत के लाएगी। अवार्ड्स की चिंता नहीं है मुझे, इट्स अ बिजनेस, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। पर सर एक आर्टिस्ट के लिए मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये सब चीज़ें अवार्ड के जरिए ही तो उन्हें मिलती है। इस इंडस्ट्री में इज्जत बनाई नहीं खरीदी जाती है। तुम बस ज़ैन मलिक को कन्विंस करने पे ध्यान दो, अवार्ड्स जिस कैटेगरी में बोलोगे अरेंज हो जाएंगे। सर देखो, मैं तो नया आया हूँ, आप बड़े आदमी, आप ही लोगों के साथ काम कर करके तो सीखूंगा, इसीलिए आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या है स्टोरी? सर आप ज़ैन मलिक जी के मतलब का बजट तैयार कर लीजिए, बाकी उनको मनाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ज़ैन मलिक तुम्हारी स्टोरी से कन्विंस हो जाते हैं तो मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे हैं विशाल, मैं चाहता हूं कि तुम उसे इस मूवी के अंदर एक सब इम्पॉर्टेंट रोल दो ताकि उनसे मेरे रिलेशन अच्छे रहे। वो मेहता जी के बेटे? हाँ वही। वो कुछ टाइम से मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अगर मैं उनके बेटे को लॉन्च करूँ तो शायद वो मुझ पर ट्रस्ट करने लगे। सर पर मैं ये कह रहा था कि अगर उस रोल की जगह अगर हम इमरान को रखें, नया बंदा है, बहुत टैलेंटेड है सर। पिछली मूवी मैंने उनके साथ की थी, वो बहुत लोगों ने तारीफ़ की है सर, वो तो आपने देखा ही होगा सर। नहीं, अनजान लोगों पर मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं? मैं कैमरे के पीछे इमोशनल नहीं होता, ये एक बिजनेस है। अगर नए टैलेंटेड लोगों पर मैं पैसा इन्वेस्ट करने लग जाऊं और फिल्म फ्लॉप हो जाए तो इसमें मेरा नुकसान है। फिल्म हिट होने पर फ़ायदा होगा तो मेरा ज़्यादा नुकसान है। अगर फिल्म हिट होनी है तो उसमें मैं अपने रिश्तेदार, अपने रिलेशन वालों को क्यों ना लूँ? मैं अपने बिजनेस पार्टनर को ले सकता हूँ, इससे मेरे रिलेशन अच्छे होंगे, मेरा बिजनेस को फ़ायदा होगा। सर आप बस ज़ैन मलिक जी से मेरी आज मुलाकात करवा दीजिए। आप अगर उन्हें फ़ोन कर देंगे तो वो टालेंगे नहीं आपकी बात। हाँ कुमार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मूवी का प्रपोजल है। कौन? मेरे सामने एक राइटर एंड डायरेक्टर बैठे हैं, मैं चाहता हूं तुम उनसे मिलो। तुम कह रहे हो तो मिल लूंगा, शाम को फार्म हाउस जा रहा हूँ, वहीं भेज देना। तुम ज़ैन मलिक के फार्म हाउस पर शाम को उनसे मिल लो और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो उनसे मुझे कॉल करवाओ। जी बिल्कुल सर, मैं उनके फार्म हाउस पे जाके उनसे मिल लेता हूँ, उनको स्टोरी वगैरह समझा के उन्हें कन्विंस करके मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ कुमार साहब से तो बात हो गई, कह रहे हैं बजट की उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़ैन मलिक जी को कन्विंस कर लूँ। हाँ उन्हीं से मिलना है, वो उनके फार्म हाउस पे खड़ा हुआ हूँ, 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ अता पता है नहीं। सर वो कुमार साहब ने आपसे मेरे बारे में बात की होगी,
इसीलिए तो तुम यहाँ बैठे हो। मुझे चापलूसी पब्लिक में पसंद है, अकेले में नहीं। कम टू द पॉइंट। सर मैं एक फिल्म करना चाहता हूँ आपके साथ, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर। स्टोरी मेरे पास बिल्कुल तैयार है, बजट कुमार साहब के पास बिल्कुल तैयार है। स्टोरी ऐसी है कि पब्लिक ने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। स्टोरी क्या है? सर ये स्टोरी बेस्ड है एक एस्ट्रोनॉट पे, जो एक स्पेसशिप में बैठकर स्पेस स्टेशन में किसी प्रोजेक्ट के लिए जाता है और वहां जाके वो भटक जाता है और भटकते भटकते वो आदमी ब्लैक होल के पास पहुंच जाता है। और जब वो मुश्किलों से सरवाइव करके जब वो वापस अर्थ पे आता है तो उसे पता चलता है कि कई साल बीत चुके हैं, जबकि उसके हिसाब से टाइम बहुत धीरे चल रहा था। यहाँ सर हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया है। देखो ये साइंस फिक्शन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, टाइम ट्रैवल, ये सब सिर्फ हॉलीवुड में अच्छा लगता है। यहाँ की पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती ऐसी स्टोरीज के साथ। मेरी इमेज और डाउन हो जाएगी। देखो हम एक स्टोरी रखेंगे, बिल्कुल यूनिक स्टोरी, जिसके अंदर एक विलन होगा, मंत्री या मिनिस्टर टाइप, और मेरा रोल एक फार्मर के बेटे का होगा जो कि बहुत ही गरीब झोपड़पट्टी में रहता है। और वो मिनिस्टर जो है उस झोपड़पट्टी वाले एरिया को कब्जा करना चाहता है 5 स्टार होटल बनाने के लिए। ध्यान से सुनना, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। और मेरी जो माँ होगी इसमें, वो मरते मरते मुझे बताती है कि मेरे फादर का कत्ल, मेरे फादर का मर्डर उस मिनिस्टर ने किया है। हाँ मैं समझ रहा हूँ सर। बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट। और जब मैं बदला लेने के लिए आता हूँ उस मिनिस्टर से, जब मैं बदला लेने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस बीच में एक और नया विलन है जो कि लंदन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पब्लिक बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाएगी, ये देखते ही एकदम चौंक जाएगी। और उस लंदन के बिजनेसमैन की एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी होगी जो कि इसमें लीड हीरोइन होगी। और मैं उससे बदला लेने के लिए लंदन जाता हूं और उस लड़की को पटाता हूं ताकि मैं उसके बाप से बदला ले सकूं। बहुत यूनिक स्टोरी है सर, ये भी एक नई स्टोरी है सर। ऐसी स्टोरी इससे पहले किसी ने नहीं सुनी होगी यहाँ पर। जी सर, ये तो बिल्कुल रियलिटी जैसा लगेगा सर, एकदम। हाँ सही है सर, तुम इस पे काम करो। सर मैं बस ये कहना चाह रहा था कि सर एक लंदन की बिजनेसमैन की एक बेटी और सर एक फार्मर के झोपड़पट्टी में रहने वाले में आपस में प्यार, सर आजकल के लोग बिलीव नहीं करेंगे। देखो वो सब हम मैनेज कर लेंगे। मैं अपना घर बार बेच बाज के इसमें दिखा दूंगा कि मैं लंदन जा रहा हूँ। पब्लिक इतना ध्यान नहीं देती, जब मेरा फेस होता है तो सब नॉर्मल होता है। ठीक है सर, तो आपके हिसाब से ये स्टोरी हम फिक्स रख लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसमें जो बिजनेसमैन को एज अ विलन आप दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सर इसका रोल बिल्कुल दमदार हो। तो सर अभी हाल फिलहाल में विक्रम जी बहुत उठ के आ रहे हैं, उनकी एक्टिंग के बड़े चर्चे होते हैं, बहुत लाजवाब एक्टर है सर। मैं तुम्हें एक लिस्ट बना के दूंगा, उन लोगों को कास्ट करो, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेरी पिछली 2-4 मूवी में भी वो थे, उनमें से कुछ लोग, एक आध नए भी ऐड है उसके अंदर। वो मतलब ऐसे हैं कि अगर प्रमोशन के लिए किसी शो पे जाएंगे तो वो लोग दिल से कहते हैं कि हमें जैन मलिक जी ने चांस दिया, जैन मलिक जी के बिना हम कुछ नहीं है। तो पब्लिक ऐसे हमसे इमोशनली अटैच्ड हो जाती है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि हम भी नए नए टैलेंट को काम दे रहे हैं और हमारा भी अपना प्रमोशन चलता रहता है। तो वो मैं आपको कास्टिंग दे दूँगा, तुम उस हिसाब से उन लोगों को देख के एक बार उनको ले लेना। सर इसमें इमरान को रख लिया जाए तो बहुत अच्छा एक्टर है, मेरी पिछली मूवी उसके साथ ही बनी थी। नहीं, इन नए लोगों की वजह से हमारी वैल्यू डाउन होती जा रही है। एक टाइम था जब पब्लिक सिर्फ हमारा फेस और हमारी पर्सनालिटी देखती थी और तारीफ करते हुए बाहर आती थी। कोई फर्क नहीं था उन्हें कि स्टोरी क्या है, वीएफएक्स क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये लोग आ गए, नए नए तरीके से मेहनत कर रहे हैं, एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, अच्छी स्टोरीज में काम करके दिखा रहे हैं, बिना वीएफएक्स के स्टंट कर रहे हैं, बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और अब इन लोगों को देख के पब्लिक समझ चुकी है कि स्टोरी क्या होते हैं, वीएफएक्स क्या होते हैं, एक्टिंग क्या होती है। और अब वो हमें कहते हैं कि जैन मलिक को तो एक्टिंग ही नहीं आती, उनके तो एब्स है ही नहीं। हमें उन लोगों से कंपेयर किया जाता है। पिछली 2 फिल्में मेरी इसी वजह से फ्लॉप हो गई है। हर जगह कमेंट्स पढ़ता हूँ कि जैन मलिक को तो एक्टिंग ही नहीं आती, इमरान एक बढ़ता हुआ स्टार है, उससे एक्टिंग सीखनी चाहिए। मैंने इमरान से कहा था कि कुछ टाइम के लिए वेब सीरीज़ में काम करे या टीवी सीरियल में काम करे, मैं तुम्हें खुद लॉन्च करूँगा, पर नहीं, किसी नए डायरेक्टर ने उसे काम दिया और वो। अब सर मैं भी नया डायरेक्टर था, वो भी नया एक्टर था, तो साथ में मिलके काम कर लिया, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई नहीं सर, कोई नहीं,
आपके हिसाब से रख लेंगे सर। हाँ देखो, इसके क्लाइमैक्स पे काम करेंगे, शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, करते करते इसका क्लाइमैक्स अपने आप माइंड में आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो सब मैं संभाल लूँगा। जी सर। और सर मैं म्यूजिक के लिए सोच रहा था जय सिंह जी को ले लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में सर वो बहुत चल रहे हैं, लोगों में, यूथ में उनका बहुत क्रेज है। बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें भी मेरे साथ काम करना है तो अपनी किसी भी मूवी में जय सिंह के साथ कोई गाना नहीं रिकॉर्ड करोगे। एक पार्टी में उसने मुझे सीधे मुंह जवाब नहीं दिया था। मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मेरे जान पहचान के कोई भी इंडस्ट्री में उसे काम नहीं देगा, और जो भी उसे काम देगा उसके साथ मैं कभी काम नहीं करूंगा। तो सर वो भी बता दीजिए आप किससे गाना गवाना सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाना मैं गा लूंगा। पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ। वैसे भी नए लोगों की वजह से उन्हें लगता है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो हम गाना गा लेंगे। सर पर मैंने इससे पहले कभी आपको गाते हुए नहीं देखा सर। रियल लाइफ में कभी मेरे 6 पैक एब्स देखें? VFX से होता है ना, ये भी कर लेंगे। सर एक्ट्रेस के लिए? हीरोइन के लिए तुम नेहा को देख लो, अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चल भी रही है, और उनके फादर विकास जी को भी अच्छा लगेगा। हाँ सर, मैं भी नेहा मैम को ही सोच रहा था, वो बेटर रहेंगी इस चीज़ के लिए। ठीक है सर। कुमार साहब से मेरे बजट की बात की? सर जो मेरी पहली स्टोरी थी उसके हिसाब से मैंने 150 करोड़ का बजट तैयार किया था। कुमार साहब ने कहा बजट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपने जो स्टोरी में कुछ चेंजेस किए हैं, मेरे ख्याल से 150 करोड़ के अंदर ये सब कुछ फिक्स हो जाएगा सर। उन्हें कहना कि 10 करोड़ एक्स्ट्रा कर ले, 160 करोड़ का बजट रेडी रखे। 160 करोड़ मतलब समझा नहीं सर मैं। 10 करोड़ हम चैरिटी करेंगे मूवी से पहले, ताकि पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए, न्यूज़ में मेरा नाम आना चाहिए कि हमने 10 करोड़ की चैरिटी की। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, ये हमारे मूवी के बिजनेस के लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल सर, सही बात है। और सर लगे हाथ थोड़ी चैरिटी भी हो जाएगी। रियल लाइफ में हीरो बनोगे तो लोग मरने के बाद कदर करेंगे, जीते जी हीरो बनना है तो धोखा देते रहो। जी जी। मैं कुमार से डिस्कस करके डेट फाइनल कर देता हूँ, तुम तब तक लोकेशन के बारे में सोचो। वैसे तो मैंने पूरी स्टोरी कंप्लीट कर ही दी है, बट फिर भी अगर क्लाइमैक्स पे तुम कुछ लिख सको तो मुझे लिख के दिखा देना। ठीक है सर। तो सर अब एक बार कुमार साहब को ही फ़ोन करके उनसे बोल दीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, बस सर मुहूर्त पे मिलेंगे। हेलो सर, हम इमरान बोल रहे हैं। हेलो इमरान सर, आपकी नेक्स्ट मूवी मेरे साथ होने वाली थी, आपने उस मूवी में मलिक सर को ले लिया। देखो इमरान, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारे साथ काम करने में कोई भी प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाना चाह रहा। और अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी पे अपनी पकड़ रखने के लिए, अपना कंट्रोल रखने के लिए तुम जैसे टैलेंटेड लोगों को चांस दे भी देता हूँ, और मैं अपना पैसा लगा के 10-20 करोड़ का बजट बना भी लेता हूँ, तो वो मूवी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 करोड़ या मैक्सिमम 50 करोड़ ही कमा पाती है। पब्लिक तुम्हारी टैलेंट की तारीफ बहुत करती है, पर तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं खर्च कर पा रही। सर, हमारी लास्ट मूवी अच्छी थी, लोगों को वो पसंद आई है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, IMDb पे उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। और मैं जानता हूँ इमरान, पर अभी मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे इन बड़े बड़े स्टार के साथ मैं 2-4 मूवी कर लूँ, मैं अपना पर्सनल कोई बजट बना लूँ, तब मैं तुम्हारे साथ किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस करूँगा, तुम टेंशन मत लो। तब तक कोई छोटा मोटा एड वैड या फिर TV सीरियल्स में काम मिलता है तो उसे करते रहो, बस पब्लिक में अपना फेस और अपनी पहचान बनाए रखो। शुक्रिया सर। ठीक है इमरान, मुझसे जो होगा मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा, बस तुम टच में रहना और ध्यान रखना अपना। आने वाली 7 फिल्मों से हमें निकाल दिया गया है। जो 3 फिल्में हम कंप्लीट कर चुके हैं उसे रिलीज होने से रोक दिया गया है। कोई भी डायरेक्टर हमारे साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि उनको इज्जत नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। प्रोड्यूसर हम पे पैसा नहीं लगाना चाहता क्योंकि उसका प्रॉफिट नहीं हो पाता। सीनियर एक्टर हमारी आने वाली फिल्मों को रोक देते हैं क्योंकि हमारी एक्टिंग देख के लोग उनसे हमें कंपेयर करते हैं और वो इस कंपटीशन से डर रहे हैं। नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। एक नर्सरी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए भी आदमी ये सोचता है कि किसी बड़े आदमी की सिफारिश लग जाए और एडमिशन जल्दी हो जाए। हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं होती कि हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से होती है जब इतनी मुश्किलें झेलने के बाद जब हम अपना टैलेंट दिखाते हैं तो कुछ लोग उसे दबा देते हैं। तो आप अपनी बात पब्लिक में क्यों नहीं रखते हैं? वो आपको समझेंगे।
देश ऑलरेडी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर मैं अपनी बात पब्लिक में रखता हूं तो थोड़े बहुत लोग उसे समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, और बाकी लोग ऑटोमेटिकली मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे ये सोच के कि वो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे। 2 फैक्ट वो मेरे लिए अच्छे ढूंढेंगे और 10 फैक्ट वो मेरे लिए बुरे ढूंढेंगे। और जिन लोगों के खिलाफ मैं बोलूँगा, इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो 2 मिनट में इधर की बात उधर कर देंगे। लोगों को ऐसा लगेगा मैं टीआरपी और स्टारडम लेने के लिए बस पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हूँ। क्या फालतू मूवी थी साला यार। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये 1980 से लेके अभी तक स्टोरी में चेंजेस ला क्यों नहीं रहे हैं। वही साला एक मंत्री गुंडा है, एक गरीब टाइप का आदमी हीरो है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस मूवी पे पैसा खर्च कर कौन रहा है। मतलब इतनी अच्छी स्टोरी नहीं बनाएंगे कि विदेश में जाए और उनका पैसा लेके यहाँ आए, तो साले यहीं के लोगों को काटते रहते हैं। और साला मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो अपना कटवाने आ भी जाते हैं। अरे मजा आ गया फिल्म देख के, 3 बार देखेंगे, 3 बार। यही है।